इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री की। भारतीय इतिहास, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इस लेक्चर में जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये सभी वे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर बुक से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री आती है, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री आती है उसमें इनमें से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम करेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का सबसे पहला टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जिसका सबसे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रैनरी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी के। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी। हड़प्पा के खंडर किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? सिंधु नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात लिपि। उस टाइम पे जो भी लिखा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे, आज तक उसे कोई नहीं पढ़ पाया है, तो इसलिए वो अज्ञात लिपि है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। विशाल स्नानघर कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण संरचना किसकी मूर्ति थी? खुदाई में हमें जो मूर्ति मिली थी वो किसकी थी? नृत्य करती हुई बालिका की। सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया था दयाराम साहनी ने, जिन्होंने खुदाई की थी। उन्होंने खुदाई स्टार्ट की थी 1921 ईस्वी में। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था जहाँ से वे व्यापार करते थे? लोथल। लोथल है हमारा गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि। इससे अगला आएगा हमारा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। सबसे पहला प्रश्न होगा, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित था? यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इससे बने उत्पाद। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सबसे पहला अन्न कौन सा था? जौ। मनुष्य ने सबसे पहले धरती पर आकर जौ को उगाया था, या इसको यव भी बोलते हैं हम। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा। वैदिक काल में कौन सी ऐसी धातु थी जिसका लोगों को पता नहीं था? तो वो था हमारा आयरन या लोह। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम कौन से थे? सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। आज के टाइम पे जो भी कास्टिज्म चल रहा है पूरे हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, ये उस टाइम पे व्यवसाय पर आधारित था। जैसे जो काम करता था उसकी वही जाति हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे ये हमारी जन्म से सिद्ध होती है कि कौन किसकी कास्ट क्या होगी। इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। चलिए, ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे। जो ऋग्वेद में जो लोग थे वे पशु चराते थे। ये हमें कहाँ से पता चलता है? हमें 2 साक्ष्य मिले। सबसे पहले ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ मिले जिनसे हमें पता चलता है कि वे पशु चराते थे। दूसरा, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। इस पे अलग अलग जो भी इतिहासकार है उनका अलग अलग मानना, लेकिन सभी का जो ज़्यादातर ने बताया वो यही बताया था कि आर्यंस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय
सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उस कर को क्या कहते थे? बलि। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी ने। हमारा अगला टॉपिक होगा बौद्ध एवं जैन धर्म। इससे आपको हर एग्जाम में कहीं ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग। जैनियों का जो भी पवित्र ग्रंथ होता है, जैसे हिंदुओं का होता है रामायण और गीता, जैनियों के पवित्र ग्रंथ को बोलते हैं अंग। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? जैनियों का। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर या जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, दिलवाड़ा में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किससे दर्शाया जाता है? उनका जन्म स्थान। अशोक मौर्य का रोमिनी स्तंभ इसका प्रतीक है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? वे शाक्य वंश से संबंधित थे। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने करवाया था? हर्ष यानी हर्षवर्धन ने। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग थे क्षत्रिय एवं शूद्र। उस टाइम पे इन दोनों ही वर्गों की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ, वाराणसी में। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? किन बातों को मानता है बौद्ध धर्म? सबसे पहली बात है दुनिया दुखों से भरी है। नंबर 2, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। नंबर 3, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। निर्वाण होता है मोक्ष। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बौद्ध के काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? पाली पाठ ने। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली भाषा में। भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है वामसातपाकसेनी। बौद्ध धर्म में बुल या बैल का संबंध बौद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बौद्ध के जीवन के साथ। बुद्ध को प्रबोध या ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप। बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन से थे? नंबर 1 मगध राज बिंबिसार। नंबर 2 अजातशत्रु। नंबर 3 कौशल नरेश प्रसेनजित। नंबर 4 वत्सराज उदयन। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 483 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास के युग में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशेष पहचान रखते थे? क्षत्रिय वे लोग होते थे जो युद्ध करते थे, जो लड़ते थे। बुद्ध के युग में। महावीर कौन थे? ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावा में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं जैन साहित्य को। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था?
वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवण बेलगोला में। अब हम बात करेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित दूसरे मर्द बांडों के साथ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लौह का या आयरन का? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। अलेक्जेंडर या सिकंदर और पोर्स ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पिज या झेलम के किनारे। हाइडेस्पिज को ही झेलम बोला जाता है या झेलम को ही हाइडेस्पिज बोला जाता है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? पोर्स की सेना ने। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। मगध के राजवंश कालानुसार। मगध में जो भी राजवंश हुए हैं वे और उनका टाइम पीरियड देखेंगे। सबसे पहला राजवंश था हर्यक वंश जो था 544 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व। दूसरे नंबर पर है शिशुनाग वंश जो था 412 से 345 ईसा पूर्व। फिर आया नंद वंश जो था 345 से 322 ईसा पूर्व तक। फिर आया मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व तक। महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। प्राचीन भारत के चिकित्साश्रय की पहचान कीजिए। भारत के प्राचीन चिकित्सक कौन थे? चरक थे, सुश्रुत और वाग्भट। इससे आगे हम बात करेंगे मौर्य काल की जिसका टाइम पीरियड था 322 से 184 या 85 ईसा पूर्व तक। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। देखिए इस पुस्तक का नाम जरूर अर्थशास्त्र है, इससे आपको लग रहा होगा कि इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ होगा, लेकिन नहीं, ये पूरी थी राजनीति के ऊपर। इस बुक का केवल नाम अर्थशास्त्र था, ये पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर थी। इससे अगला क्वेश्चन है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? यहाँ पे अशांति होगा। अशांति या विद्रोह कहाँ हुई थी? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवणबेलगोला में। अशोक के दिन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्न में से कौन सा है? केंद्रीकृत या एकाधिपत्य। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से। जो इतिहासकार हैं वे ऐसा लिखते हैं जब भी अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा था तो उस युद्ध में तकरीबन 1 लाख आदमी मारे गए थे, जिससे दुखी होकर अशोक ने युद्ध को त्याग दिया था। किस व्यक्ति का नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक का। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? सम्राट अशोक। कलिंग के युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रोक एडिक्ट 13। किसी राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हाथों का उल्लेखन किया और यह युद्ध त्यागने की घोषणा की? शिला राजादेश 13। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मैग्स्थनीज। ये जो यात्री आते थे उस टाइम पे भारत में, इनमें से पक्का आपको एग्जाम में एक ना एक यात्री पूछा जाएगा। मेन जो यात्री है वे हमारे 4 से 5 है, तो आप इन सब को याद कर लीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। इंडिका किसने लिखी थी? मैग्स्थनीज ने। इंडिका में लिखा था जो भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो भी उस टाइम पे हुआ था भारत में, जैसा भी भारत था उस टाइम पे तो भारत था ही नहीं।
अलग अलग टुकड़े थे सभी जगह पे। तो उसके बारे में इस मैगस्थनीज में, इंडिका में लिखा था। किसने? मैगस्थनीज ने। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कहाँ से आए थे? ग्रीस से आए थे। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्यालय केंद्र से संबंधित था? वे कहाँ पे पढ़ाते थे? तक्षशिला में। वहीं पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर वहीं पे उन्होंने पढ़ाया। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य या चाणक्य ने? तो चाणक्य किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये इनके गुरु थे और इनके दरबार में थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को स्पष्ट किया? 1737 में जेम्स प्रिंसेप ने। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? सम्राट अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य साम्राज्य के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर प्रशासन किया? शुंग वंश ने। 184 ईसा पूर्व। अब हम बात करेंगे मौर्य उत्तर काल की। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंदी और यूनानी। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन और बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? वो है गांधार। कनिष्क के राजवैद कौन थे? चरक। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुक। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्याय। ये हर बार पूछी जाती है एग्जाम में। अष्टाध्याय किसने लिखी थी? पाणिनि ने। मिलिंद पन्नाहो क्या है? एक बौद्ध पाठ है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला के नाम से। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताएं। कनिष्क। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए या राजा सिंहासन पर बैठे? 78 ईस्वी में। शक संवत किसने और कब शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। शक संवत है जो महाराज का कैलेंडर शक संवत पे ही बेस है। हम यही कैलेंडर यूज करते हैं जो कनिष्क ने स्टार्ट किया था 78 ईस्वी में। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? कनिष्क के शासन काल में। प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग वंश के। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण किया था जैन धर्म को। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? हाल। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला। अब हम बात करें गुप्त काल की। गुप्त काल के टाइम पे ही बनी थी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं के बारे में ही। नंबर 1 वे महाराष्ट्र में स्थित है। नंबर 2 विनोद कला से सर्जित हैं वे। नंबर 3 प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं अजंता की गुफाएं। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। महरौली में जंगरहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रुपयक। हरिसेन किसका राज कवि था?
समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? हरिसेन। लक्षवी दोहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुणों द्वारा। जब हुणों ने आक्रमण किया तो रोम और भारत का व्यापार क्या हुआ? समाप्त हो गया। किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के सिक्के। किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है या फेमस है? समुद्रगुप्त। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया? 319 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन ने। फाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु शर्मा। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया? परामर्श या सर्विस किसके दरबार में दी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के। वराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद या एक एस्ट्रोनॉमी। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्तों के शासनकाल के दौरान। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में जो भी फेमस वंश हुए वे थे पाल, चोल और पांड्याज। सबसे पहला प्रश्न होगा, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्याज। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ। किस पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापीकोंडा का खिताब हासिल किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताए? अरिमेडू। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवियां धारण की थी? कौन सी पदवियां उन्होंने ली थी? नंबर 1 गंगे कोंड, नंबर 2 मुडी कोंड, नंबर 3 पंडित चोल। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित हैं? भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा को। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मानखेट। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के। कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्षा ने लिखी थी? कवि राजमार्ग। महाबलीपुरम के सप्त पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लव के। राष्ट्रकूट का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कन्नड़ काव्य के 3 कवि थे जिनका सर्वाधिक योगदान था? पन्ना, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। प्राचीन भारत के साम्राज्य और उनकी राजधानियां। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। फिर पांड्याज की राजधानी थी मदुराई। पल्लव की राजधानी थी कांची। काकतिया की राजधानी थी वारंगल। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? ये थे महेंद्रवर्मन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य का। कौन सा शिलालेख चालुक्य के सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऐहोल। इस लेख की रचना करी थी रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रस्थित की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था?
पुलकेशिन द्वितीय का। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। किस चोल राजा ने लंका या सिंहल को पहले जीता था? देखिए, श्रीलंका को पहले क्या कहते थे? सिंहल के नाम से भी जाना जाता था। इसको सबसे पहले किस राजा ने जीता था? राजराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज ने। उत्तर मेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोलों के। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलापुरम का निर्माण किया था? राजेंद्र प्रथम ने। एलोराठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूटों के। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान माउंट आबू में। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। प्राचीन काल में चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उरेयूर में। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेखन किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने। विक्रमकदेव चरित्र के लेखक कौन थे? बिलण। अब हम बात करेंगे गुप्त उत्तरकाल की। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी कन्नौज में। राजा हर्षवर्धन की राजधानी पहले थी थानेश्वर में, बाद में उन्होंने अपने शिफ्ट कर ली कन्नौज में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। ये विक्रमशिला के फाउंडर थे धर्मपाल। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? असम में। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। रस चरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। एक महानतम रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंडेल राजपूत ने। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार कुल से। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? मिहिर भोज। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। उस चीन यात्री का नाम बताए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हेनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? हेनसांग को। पिलग्रिम्स होते हैं धार्मिक यात्री, जो भी किसी धार्मिक यात्रा के लिए कहीं पे जाते तो उन्हें बोलते हैं पिलग्रिम्स। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। श्रृंगेर, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। ये किए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कब किया था? 630 ईस्वी में। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन के टाइम पे दक्षिण पे शासक कर रहा था पुलकेशिन द्वितीय। 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया? प्रतिहारों ने। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर। बाद में उन्होंने शिफ्ट की थी कन्नौज में। सांची का मान स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आई थिंक गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।